हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लासेस में ये सीखा है कि जो रूल्स होते हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। तो रूल्स जो हैं हमें बहुत क्लैरिटी दे चुके हैं कि हमें कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में कौन कौन से रूल्स अप्लाई करने चाहिए। इसके अलावा दो और तरह के एड्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर रूल्स, जो हमें हेल्प करते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। तो वो होते हैं इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। जैसा नाम बता रहा है, इंटरनल एड्स वो होते हैं जो आपके एक्ट के और बेयर एक्ट के अंदर में ही रहते हैं, तो वो इंटरनल एड्स हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक्ट को बनाने के लिए यूज़ किए गए थे, उसके बनने के पहले उसको एक प्राइमा फेसी बिल्डअप करने के लिए, उसको एक पिलर देने के लिए यूज़ किए गए थे, वो होते हैं एक्सटर्नल एड्स। सो आज हम लोग इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं और आगे के क्लासेस में हम एक्सटर्नल एड्स भी समझेंगे। तो जब इंटरनल एड्स की बात कर रही हूँ तो मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि एक में ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता था। तो आज हम कुछ इंटरनल एड्स सीखेंगे और रेस्ट ऑफ द इंटरनल एड्स नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो विल स्टार्ट विथ इंटरनल एड्स नाउ। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो एक्ट के अंदर में चीज़ें होती हैं, एक्सेप्ट फॉर सेक्शंस आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी आप जब ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना कोई फेवरेट बेयर एक्ट ले लें, बैठ जाएं और आप उसको देखें कि उसमें ये चीज़ें कहाँ हैं और वो कैसे पढ़ रहे हैं आप और कैसे पढ़ के वो इंटरप्रेट करते हैं। तो आप अपने पसंद के जो भी बेयर एक्ट है उसको खोलिए और देखिए, जब जब मैं बता रही हूँ चीज़ों को तो आप उसको वहाँ पे फिगर आउट कीजिए वो कहाँ है और वो लाइंस उसमें क्या कहते हैं। आफ्टर यू लिसन टू द वीडियोस रिकॉर्डिंग्स, तो उसके बाद आप उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश भी कीजिए उसके हेल्प से। जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ उसके पहले आप अपने मन में सोच कर बताइए कि आप कौन कौन से इंटरनल एड्स होते हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैं अगर हम लोग देखें तो प्रियम्बल ही होता है आफ्टर द टाइटल ऑल्सो। तो प्रियम्बल पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ। नॉर्मली प्रियम्बल डज नॉट मेक मच ऑफ एन इम्पोर्टेंस जब हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मैं अलग करूं तो बाकी प्रियम्बल जो हैं उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। अच्छा, अगर हम जानने की कोशिश करें प्रियम्बल का काम क्या है, प्रियम्बल क्या करता है, तो प्रियम्बल जो है वो आपको एक आइडिया देता है कि किस मकसद से इस पर्टिकुलर एक्ट को बनाया गया होगा या बनाया जा रहा है या बनाया गया है। हम क्या अचीव करना चाहते हैं जब हम जो एक्ट है उसके लॉज अप्लाई करेंगे, तो हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को देखूं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताते हैं कि हम जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो हम किस मकसद से बना रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ें जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड और सॉवरेनिटी, सोशलिस्टिक कंट्री, ये सारी चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं जब हम ये लॉ अप्लाई करेंगे। और इंडिया जो है आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम इन द यूटोपियन वर्ल्ड और व्हेन द लॉज आर एक्चुअली एप्लीकेबल, ये सारी चीज़ें अचीव हो जाएंगी। तो आपने कई बार केसेस ऐसे पढ़े हैं जिसमें प्रियम्बल को रेफरेंस किया गया है फॉर कॉन्स्टिट्यूशन पर्पस, बट अगर मैं मेजरली कहूँ तो प्रियम्बल उतना इम्पोर्टेंस होल्ड नहीं करता है एक्सेप्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि बाकी चीज़ें करती हैं। क्योंकि प्रियम्बल जो है, जैसे वर्ड यूज़ किया मैंने यूटोपियन है कंसेप्ट में, तो वो हो सकता है कि आपको उस तरह का प्राइमा फेसी आइडिया ना दे, बट स्टिल आपको समझ में आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या रहा है इस पर्टिकुलर
एक्ट के बनने का। बहुत एंटी तो आप प्रियम्बल के नहीं जा सकते जब आप इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी सेक्शन को। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अगर वो सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जा रहा है या सोशलिस्टिक व्यूज़ के बहुत एंटी जा रहा है, तो आप शायद उसको इंटरप्रेट उस तरह से, उस पर्टिकुलर आर्टिकल को, सेक्शन को इंटरप्रेट करना नहीं चाहेंगे। सो व्हाट डज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द प्रियम्बल सेज? इट्स एन इंट्रोडक्शन और प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट, जैसा कि वो नेम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें प्रियम्बल में जो है क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट होता है, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। अगर मान लीजिए आपका जो एक्ट है, उसका जो सेक्शन आप डील कर रहे हैं फॉर इंटरप्रिटेशन, अगर वो उसका इनैक्टमेंट क्लियर है, वो सेक्शन बहुत क्लियरली आपको लैंग्वेज बता रहा है कि वो क्या बताना चाह रहा है या कैसे इंटरप्रेट होना चाहिए या क्या इस सिचुएशन के लिए क्या है उसका मतलब, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है प्रियम्बल क्या किसी भी और इंटरनल एड्स को देखने की। तो यहाँ पर भी ये एप्लीकेबल होता है फॉर द प्रियम्बल ऑल्सो, कि उसको भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट डज प्रियम्बल डू? प्रियम्बल इज़ अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द एक्ट एंड द मिसचिफ विच दे इंटेंडेड टू रिमूव। जिसके ऑब्जेक्ट से ये एक्ट बना है, कि टैक्स का है कंसेप्ट या फिर आपका आईपीसी है, उसका क्या है कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रियम्बल से पता चलती हैं। सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द केसेस। मैं यहाँ पर केसेस तो बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं सारे केसेस, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इन केसेस को खुद पढ़िए और मे बी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे उन्होंने डिसाइड किया था ऑन दिस बेसिस। तो आपका और मेरा इंटरेक्शन होगा, इसमें आपको कुछ पूछना होगा तो ऑब्वियसली पूछिए ज़रूर, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग क्लियर करेंगे आपके आगे के वीडियोस में। एक्सक्यूज मी। सो केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस मुझे नहीं लगता कि किसी भी लॉ के स्टूडेंट को नहीं पता होगा। सो यहीं पर एक्चुअली ये क्लियर कर दिया गया था कि प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो पार्ट है एक्ट का जिस पर बहस हुई है, तो इसमें क्लैरिटी आ गई थी। तो ये केस आई थिंक यू ऑल नो, वी डोंट नीड टू डिस्कस इट फर्दर। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली। इसमें भी जो वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स एक्ट है, उसको, उसका जो प्रियम्बल है उसको पढ़ के डिसाइड किया गया कि इसमें क्या डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्शन 5(1) था उसको कंटेंट करके ये सेक्शन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बेसिस पे कहा गया कि आपने जो किया है, या स्पेशल कोर्ट्स को जो है बहुत ज़्यादा पावर, आर्बिट्री पावर मिल गई है, जो कि इज़ नॉट अलाउड और शुड नॉट बी डन। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें भी इसको अप्रोच किया गया था वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट को। इसमें भी अगेन वेस्ट बंगाल का जो ये एक्ट है इसको बहुत ज़्यादा आर्बिट्री पावर मिल गया था, which was not it was not in consonance with the constitution of our country. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ वर्सेस एनटीसी, इसमें भी इसमें जो है थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लिया गया। इसमें कहा गया कि जब लैंग्वेज क्लियर है आपके एक्ट का, आपके सेक्शन का जिसको इंटरप्रेट करना है, तो वहाँ पे आप प्रियम्बल की तरफ जाके नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्लैरिटी मिल गई है। क्योंकि मेन हीरो कौन है? मेन हीरो जो एक्ट का सेक्शन है वो है। तो जब सेक्शन ही क्लियर कर रहा है कि इस पर क्या अप्लाई होगा, तो मैं उसके साइड हीरोज़ को क्यों देखने जाऊँगा, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट इज टाइटल। तो टाइटल आपने पढ़ा है, और आप सबसे पहले टाइटल ही पढ़ते हैं जब भी कोई एक्ट आप पढ़ने जाते हैं, और टाइटल से इनफैक्ट आपको बहुत क्लैरिटी भी मिल जाती है कि किससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर एक्ट होगा। तो छोटे छोटे अगर टाइटल्स देखें तो सीआरपीसी है, सीपीसी है, आईपीसी है,
तो लिमिटेशन एक्ट है, इस तरह से बहुत सारे हैं। पर जो थोड़े से बड़े हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि ये किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये एक्ट अप्लाई करता है। इनकम टैक्स है या आपको कोई भी ऐसे इस तरह के एक्ट्स हैं, जैसे पेटेंट्स एक्ट है, ट्रेडमार्क्स एक्ट है, इस तरह के कोई भी एक्ट हैं तो वो किसके लिए अप्लाई करते हैं। तो जनरली आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है जब आप, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि आप एक पर्टिकुलर बेयर एक्ट लीजिए और खोलिए, तो उसमें आप देखेंगे कि एक शॉर्ट टाइटल है जो कि ऊपर में लिखा रहता है और उसके साथ में एक लॉन्ग टाइटल भी होता है। तो लॉन्ग टाइटल जब हम लोग पढ़ते हैं, शॉर्ट टाइटल तो डेफिनेटली ये बताता है कि किससे रिलेटेड है, और जब लॉन्ग टाइटल पढ़ते हैं तो उसमें आपको पर्पस से भी समझ क्लैरिटी आ जाती है। तो वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन के लिए मैं कहूँ तो वो ज़्यादा मान्य है लॉन्ग टाइटल, क्योंकि अगर मुझे देखना भी पड़ा इंटरप्रेट करने के लिए तो ऑब्वियसली मैं लॉन्ग टाइटल को देखना चाहूँगा समझने के लिए कि वो क्या उनका क्या मेन पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट का, वो डिस्क्राइब करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट को। सो अगर आप इन सबों को देखते हैं आईपीसी के, सीपीसी के, तो ये आपको उसके लॉन्ग टाइटल जो है अच्छी क्लैरिटी दे देते हैं। कई बार हम लोगों को लॉन्ग टाइटल देखिए, हर चीज़ में जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पर आप ये समझिएगा बहुत क्लियरली कि ये इंटरनल एड्स हैं। देखिए, द वर्ड इज़ एड्स, यानी एड्स तो मुझे तब लेने की ज़रूरत पड़ती है जब मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। तो जब मैं एड्स ले रहा हूँ टू हेल्प मी, यानी हेल्प मुझे चाहिए, तो जब मुझे हेल्प नहीं चाहिए तो मैं कोई एड्स नहीं लूँगा। तो ये आपको बहुत क्लियर कर लेना है अपने दिमाग में कि जब पर्टिकुलर सेक्शन जिसको इंटरप्रेट करना है उसमें पूरी तरह से क्लैरिटी है, वो पूरी तरह से सक्षम है आपको बताने के लिए कि किससे रिलेटेड है, तो आपको एड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ज़रूरत पड़ती है तभी आप लेते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कशन उन्हीं एड्स की कर रहे हैं। जब क्लैरिटी नहीं मिल रही है सेक्शन से तब हम क्या करेंगे, तो हम टाइटल देख रहे हैं जिसमें हम शॉर्ट टाइटल की जगह लॉन्ग टाइटल अगर देखते हैं तो उसमें बहुत बार क्लैरिटी आती है। तो बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको क्लियरली ये कहा गया होगा और जजमेंट ये हुई होगी कि हमें ज़रूरत ही नहीं है बाकी चीज़ों को देखने की, क्योंकि सेक्शन खुद से खुद बहुत क्लैरिटी दे रहा है। तो लेट्स लुक एट सम ऑफ द केसेस। अश्विनी कुमार वर्सेस अरविंदा बोस, इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लॉयर्स को, एडवोकेट्स को कहीं भी और प्रैक्टिस करने के लिए वो फ्री थे किसी और हाई कोर्ट में, तो दे कुड डायरेक्टली गो एंड प्रैक्टिस देयर जब भी कोई केस आएगा। तो वहाँ पर ओरिजिनल केस के लिए वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, ओरिजिनल कंटेंडर की तरह जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर ये इशू था। तो इसमें उन्होंने उसका जो टाइटल है उसको लेकर पढ़ा और समझा कि वो उसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। So what was its long title? So Supreme Court's Advocate Practice in High Court Act 1951, ये इनका शॉर्ट टाइटल था। एंड व्हाट वाज द लॉन्ग टाइटल सेइंग? एन एक्ट टू ऑथराइज एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू प्रैक्टिस एज अ राइट इन एनी हाई कोर्ट। तो इसका मतलब है वो एक राइट है जिसको, जो राइट की तरह उनको दिया गया है उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं। Then there was another case, Manohar Lal versus State of Punjab. It was Punjab Traders Employees Act 1940. ये ट्रेड यूनियंस और ट्रेड रिलेटेड और वर्कर्स के रिलेटेड केस था, और उसमें जो है उसकी ये टाइटल इसके पंजाब ट्रेड एम्प्लॉयज़ एक्ट 1940 को रेफ़र किया गया था टू डेसिफर द सेक्शन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल एड है हेडिंग्स। कई बार हमारे सेक्शंस के हेडिंग भी होते हैं
और कई बार हमारे ग्रुप ऑफ सेक्शंस के भी हेडिंग होते हैं, जो कि आप बहुत क्लियरली आईपीसी टाइप के एक्ट्स में देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सेक्शंस हैं कि ऑफेंसेस टू बॉडीज एक्ट एंड सिमिलर टू दैट, इस तरह से करके उन्होंने अलग अलग करके रेफरेंसेस दिए गई हैं। तो उसको हम वो प्रियम्बल तो नहीं है पूरे एक्ट के, लेकिन वो ग्रुप ऑफ सेक्शंस के जो हेड हैं, हेडिंग है, टाइटल है, उसको हम उनके प्रियम्बल की तरह समझ सकते हैं कि भाई ऑफेंसेस टू बॉडीली हार्म और ऑफेंसेस टू बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए ये सारे के सारे सेक्शंस अप्लाई करेंगे। तो अगेन यहाँ पर आपको समझना होगा, जो मैं पहले भी बताई हुई हूँ आपको, कि जब आपके सेक्शन के स्पेसिफिक सेक्शन में क्लैरिटी है, then you are not going to look at any other place। तो फिर आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है एड्स को देखने की कब ज़रूरत पड़ती है, जब आपकी क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो आप कई चीज़ देखते हैं, तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, इलस्ट्रेशंस देखेंगे, या फिर आप सीधे और फिर उसके सब सेक्शंस के हेडिंग, आई मीन पूरे ग्रुप ऑफ सेक्शंस के हेडिंग देखेंगे, या दैट पर्टिकुलर सेक्शन को के भी कोई हेडिंग कभी हो सकती है, होती ही है, तो वो सेक्शन के भी हेडिंग भी आप देख सकते हैं। बट ये तभी देखेंगे जब आपको सेक्शन से क्लैरिटी नहीं मिली है। ठीक है, तो हेडिंग प्रीफिक्स टू अ सेक्शन या फिर हेडिंग प्रीफिक्स टू अ ग्रुप और सेट ऑफ सेक्शंस, कई बार ऐसा देखेंगे आईपीआर में, आप देखते हैं कई जगह देखते हैं। मैं चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्रुप ऑफ सेक्शंस के हेडिंग की बात कर रही हूँ, जो कि अगेन वो आप उसको चैप्टर की तरह भी ट्रीट कर लेते हैं। तो रेफरेंसेस टू आईपीसी फ्रॉम सेक्शन 299 टू 348 आप देखिए, आप उसमें बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी उनकी हेडिंग्स है। तो कुछ केसेस हैं, जैसे बिंका वर्सेस चरण सिंह, यूपी टेनेंसी एक्ट 1939, इसमें क्या था हेडिंग टू दैट सेक्शन, सेक्शन 180, इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन ऑक्युपाइंग लैंड विदाउट टाइटल। अब इस केस में ये उनके चरण सिंह जी हैं, उनके लैंड पे ये लोग काम करते थे, टेनेंट्स थे, और इनको परमानेंट टेनेंट्स घोषित कर दिया था कोर्ट ने बिकॉज ऑफ सम कंटेंशंस। तो ये इनहेरिटेड टेनेंट्स हो गए थे, जिसको कि चरण सिंह ने नहीं माना था, कहा कि वो गलत डिसीजन हो गया है और इनको हटाया था, इनको इजेक्ट किया था अंडर दिस एक्ट की, यूपी टेनेंसी एक्ट के, कि अगर वो इलीगली ऑक्युपाई कर रहे हैं तो उनको रिजेक्ट किया जाए, हटाया जाए। और उसके लिए बिंका जी ने कहा और उनके साथ के लोगों ने कि भाई हमें तो कोर्ट ने कह दिया है कि हम इनके इनहेरिटेड टेनेंट हैं, तो हमें तो इसका हक है, हम इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स कई बार आप देखेंगे इम्पोर्टेंट एक्ट्स में मार्जिनल नोट्स काफ़ी नज़र आते हैं, और हम कई बार उसको पढ़ते हैं समझने के लिए कि भाई ये एक्ट में ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। तो जनरली सेक्शन का इफ़ेक्ट समझने के लिए मार्जिनल नोट्स बनाए रहते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो मार्जिनल नोट्स है उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, और उसको इंटरप्रेट करने के लिए काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है, बट बाकी सब के लिए उतना उसका इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि वो क्या ड्राफ्टर्स बनाते हैं ना, तो वो बट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसके मार्जिनल नोट्स बनाए हैं, तो इसके लिए उनको देखते हैं और उनको समझते हैं कि भाई उसमें वो क्या कहना चाह रहे थे। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के मार्जिनल नोट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बट बाकी सब जो होते हैं उनके मार्जिनल नोट्स को इम्पोर्टेंस उस तरह से नहीं दिया जाता एज एन इंटरनल एड as compared to constitution's marginal notes. So there are certain cases, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस केसेस को पढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए कि यहाँ पर कमेंट्स ये मार्जिनल नोट्स ने क्या कहा था और इसका डिसीजंस क्या हुआ था। सो चरण लाल सिंह वर्सेस नंद किशोर भट्ट, मधुरा कोर्ट्स वर्सेस इट्स वर्कमैन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज पंक्चुएशन एंड ब्रैकेट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पंक्चुएशंस, हम लोग यूज़ करके पंक्चुएशंस काफ़ी
हद तक सेंटेंस को एक डिफरेंट एंगल देते हैं। आपने बचपन में वो सुना होगा, रुको मत जाओ रुको मत जाओ। सो यहाँ पर ये कॉमा जो है वो दो जगह पे अगर अलग अलग जगह पे पुट करते हैं तो वो कैसे उसको उस पूरे सेंटेंस को डिफरेंट कर देता है। तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि पंक्चुएशन का कितना इम्पोर्टेंस है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने पढ़ा है कि पंक्चुएशंस कैसे लगाए जाते हैं और लगाने के बाद वो कैसे सेंटेंसेस जो हैं डिफरेंट हो जाते हैं। मेजरली कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क, ये सब चीज़ें जो हैं, ये फुल स्टॉप, ये सभी चीज़ें जो हैं आपके सेंटेंस को डिफरेंट कर देती हैं इन मीनिंग। बट पहले की बात अगर करूं तो पहले इंटरप्रिटेशन के लिए पंक्चुएशन को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। बट विथ टाइम इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई। इनफैक्ट ये सेक्शंस में मेजरली अब यूज़ होने लगे हैं और होने लगे तो इनके इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया गया फॉर एज एन इंटरनल एड। तो ये पहले इंडिया में भी उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, बट लेटर ऑन समझा गया कि भाई इंटरप्रिटेशन करने में पंक्चुएशन का एक इम्पॉर्टेंट हाथ होता है एक पर्टिकुलर पूरे सेक्शन को पढ़ते वक्त। सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन, जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा है, कोलन है, सेमी कोलन है, हाइफन है, ऑब्लिक है, ब्रैकेट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पंक्चुएशंस में आती हैं। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, अगेन ये ऐसा इम्पोर्टेंट केस है कि आपको खुद ही पता होगा इस केस के बारे में, तो बहुत इसको बताने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22(7) को इंटरप्रेट किया गया था जिसमें कि कॉमा लगा है उसके बेसिस पे। एंड देन शंभुनाथ सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है, इसमें जब ये केस गया था तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को जैसे उस केस में रूल किया गया था उसको यहाँ पे ओवर रूल किया गया और उसको डिसीजन जो है उसमें डिफरेंट हो गया बिकॉज दे वर इंटरप्रेटिंग इट अकॉर्डिंग टू द पंक्चुएशन मार्क्स। नेक्स्ट इज अश्विनी कुमार वर्सेस अरविंद बोस, ये हमने अभी डिस्कस किया है जस्ट थोड़ी देर पहले ये केस, तो आपको ये केस के बारे में पता है। और जैसे मैंने बताया कि इसमें भी पंक्चुएशन जो है उसका इम्पोर्टेंस दिया गया। मोहम्मद शबीर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें पर्टिकुलर सेक्शन 27 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का जो सेक्शन 27 है ये प्रोहिबिट करता था फॉर कीपिंग द ड्रग्स फॉर सेल या फिर उसको आप बेचने के लिए पर्पस से आपने डिस्प्ले किया या फिर आपने उसको स्टोर किया। तो उसमें जब पढ़ा गया और उसमें जब कॉमा को इंटरप्रेट किया गया तो इनको बरी कर दिया गया, क्योंकि कहा गया कि अगर आप उसको सेल करने के पर्पस से स्टोर नहीं कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, जस्ट स्टोर कर रहे हैं, सेल करने के पर्पस से नहीं कर रहे हैं, देन यू आर डूइंग नो रॉन्ग। सो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर ये जो मोहम्मद शबीर है इनको बरी कर दिया गया बिकॉज ही हैड जस्ट स्टोर्ड इट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशंस, इम्पॉर्टेंट है इलस्ट्रेशंस और हमारे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हम इलस्ट्रेशंस पढ़कर समझते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन कहना क्या चाहता है। स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं या आईपीसी की बात करूं तो इसमें जो है पूरी तरह से इलस्ट्रेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे समझने के लिए कि ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। यानी उसको एक कहानी पर वो उतारते हैं, कहानी पर उनको समझाते हैं और कहानी से हम जो है एक क्लैरिटी लाते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या कहना चाह रहा है या किस तरह के सिचुएशन में ये अप्लाई होता है। ठीक है, बट ये अगेन सिर्फ इलस्ट्रेशंस पढ़ के आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। आपको सेक्शंस के साथ, हेडिंग्स के साथ, उनके प्रीएम्बल्स के साथ इलस्ट्रेशन को पढ़ना है और समझना है। इलस्ट्रेशन ऑन देयर ओन आर नॉट ट्रीटेड टू बी कंप्लीट, जैसे कि समझ में आता है। सो दे कैन नॉट कंट्रोल द प्लेन मीनिंग जस्ट बाय देमसेल्व्स, है ना। उनको आपको इसके मतलब उनके बाकियों के साथ में लेकर चलना है। बट आप ये तो समझ के समझिए कि इलस्ट्रेशन जो कह रहा है उसके अपोजिट आप
डिसीजन इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन एक पार्ट होता है जिससे कि आप समझते हैं कि किस तरह के सिचुएशन में ये अप्लाई किया जा सकता है, या इस तरह के सिचुएशन में अप्लाई किया तो इसका डिसीजन कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन का अगर मैं कहूँ तो आप कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी देखेंगे तो उसमें पूरी तरह से इलस्ट्रेशन जो है काफ़ी चीज़ें समझाता है। अभी शंभुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर जो है, इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट को के सेक्शंस को इंटरप्रेट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि जो वो केस है, अगेन मैं कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर पढ़िए और बताइए मुझे कि क्या वो केस है और क्या वो कहना चाह रहा था और कैसे उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट के बेसिस पे उसके इलस्ट्रेशन के बेसिस पे उनका डिसीजन हुआ था। नेक्स्ट इज़ मोहम्मद सैदल अरिफीन वर्सेस वायो गर्ग। ये भी अगेन एविडेंस एक्ट के बेसिस पे है और इसके इलस्ट्रेशन को, सेक्शन 32 के इलस्ट्रेशन को, 5th इलस्ट्रेशन को एक्चुअली इम्पोर्टेंस दिया गया फॉर द डिसीजन। यहाँ पर ही हैड अंडरगॉन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ही वॉज सेलिंग हिज फादर्स और मॉर्गेजिंग हिज फादर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि इनको 12वां हिस्सा मिलता है इनके फादर के डेथ के बाद, और इनको मिला मतलब अभी इनके पूरी तरह से नाम नहीं हुआ था, और उसके बेसिस पे उन्होंने अब 12वें हिस्से को अपने मॉर्गेज कर दिया था, और मॉर्गेज में 15% पे उनको मिल रहा था फॉर फर्स्ट ईयर, देन 18% पर। तो ये बाद में इस पर इनके एज पर कंटेंशन उठी थी, जिसमें जो जिन्होंने दिया था इनको लोन, वो कहे कि मुझे लगा कि अंडर एज है, बट देन इनके फादर, इनकी मदर और इनके ब्रदर सामने नहीं हुए और मैंने समझा कि ये 21 ईयर्स के हैं, एंड देन आई आस्क्ड फॉर अ प्रूफ। तो इन्होंने डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट ला दिया और डॉक्टर के सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ था कि मेरे साउंड नॉलेज में समझ में आता है फ्रॉम हिज वॉइस एंड हिज टीथ कि ये 21 ईयर्स के एज के होंगे, और ये इन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि डॉक्टर के अनुसार मैं 21 ईयर्स के एज का हूँ। देन हिज ब्रदर प्रोड्यूस्ड एन एविडेंस शोइंग कि इनके फादर जो हैं वो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ था जिसमें कि इनके डेट और डे ऑफ बर्थ जो है मेंशन किया गया था। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशंस को पढ़कर ये समझा गया कि जो डेड हो गए हैं वो जो एक पर्टिकुलर एविडेंस दे रहे हैं उसको इतना इम्पोर्टेंस देना है या नहीं देना है, या फिर जो डॉक्टर ने कहा है उसको इम्पोर्टेंस देना है। सो अगेन यहाँ पर कहा गया था भाई जो डेड हो गए हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को, जिसके लिए वो ज़्यादा समझते हैं, वो इंसिडेंट उनके लिए उनके समझने की ज़्यादा है, तो वो अगर इस तरह का डिसीजन बता रहे हैं, कुछ लिखे हुए हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो हियर वी स्टॉप एट दिस पॉइंट। जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट क्लास में लोग डेफिनेशंस एंड ऑल अलग चीज़ें जो बाकी बची हैं वो पढ़ेंगे और समझेंगे, और आज हम इंटरनल एड्स में इतना समझ रहे हैं। सो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो कुछ नया आप इसमें केस ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐड कीजिए, बताइए, ताकि सबको फ़ायदा हो। एंड आप उस पर कुछ भी अपने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और ऐड करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, तो डेफिनेटली बताइए। और कोई केसेस जो आप पढ़े हों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आया हो रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन, प्लीज़ शेयर विथ अस. So I think we'll stop over here.